नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग एक नियम सा बना लिया है कि जिस भी राज्य की सरकार को उलटना हो, पलटना हो या अपनी सरकार बनानी हो और पद और पैसे से काम न बन रहा हो तो फिर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगा दिया जाए और इतना आतंक क्रिएट कर दिया जाए कि जो विधायक हैं वो घबराकर इस पाले में आ जाए। और ये सिलसिला हम लगातार होते हुए देख रहे हैं। हमने कर्नाटक में देखा, अभी राजस्थान में भी इसी तरह से हो रहा। पहले इनकम टैक्स पे छापे पड़े और कल हमने सुना कि ईडी ने भी अशोक गहलोत भाई के ऊपर छापे मारे हैं। तो ये एक नई परंपरा हम कहेंगे, नया ट्रेंड है हमारी राजनीति में। एजेंसियों का इस तरह से सरकार के बनाने गिराने के खेल में इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल की तो एक लंबी इतिहास है, लेकिन ये हमने अभी नया होते हुए देखा है और इसने कुछ नई तरह की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी कर दी, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे राजनीतिक तंत्र के सामने। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो बहुत ही वरिष्ठ जाने माने पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश जी हैं और एनके सिंह जी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। एनके सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये ऐसा नहीं कि एक बार किया गया हो, ये बार बार होता, रिपीट हो रहा है और एक तरह से मान लिया गया है कि केंद्र सरकार अब इन एजेंसियों को इस तरह के कामों में इस्तेमाल करेगी। कहीं कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं है, बेधड़क बेहिचक किया जा रहा है। क्या खतरे हैं इसके हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे राजनीतिक व्यवस्था के लिए? और देखिए, इसको थोड़ा सा व्यापक अगर कर दें हम, तो इसके बारे में राजनीति शास्त्र का एक बेसिक सिद्धांत है, प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट ऑफ द स्टेट। ये जो शिकारी तंत्र होते हैं राज्य के, ये हमेशा इसी तरह से हमले करते हैं। और ये प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट, जिसको शिकारी तंत्र कहते हैं, ये कई रूप में होते हैं। जैसे कि गवर्नर का किस पार्टी को बुलाना चुनाव के बाद, किसी एमएलए एमपी पे छापा मरवाना। इससे ज्यादा ये होता है कि जब टिकट दे रहे हैं तो आप अपराधी को टिकट दे रहे हो क्योंकि वो जीत सकता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट है। स्पीकर जैसे राजस्थान में जो हो रहा है वो भी उसका एक वेरिएंट है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 70 साल में भारतीय प्रजातंत्र में ये एक रेगुलर प्रोसेस है। आप अब जरा सोचिए, आज जो ये कह रहे हैं कि सीबीआई से डरवाते हैं, इसका एक और पहलू है। अगर सीबीआई से वो नहीं डरता तो जो दूसरा पक्ष है उसको मंत्री बना देता है या मंत्री नुमा कोई पद दे देता है। तो ये करप्शन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं या मॉरल टर्पिट्यूड के डिफरेंट स्वरूप हैं जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में घर कर गए हैं। नया इसका जो विद्रूप चेहरा आया है वो है स्टेट मशीनरी का, और खास करके जो रेगुलेटरी मशीनरी है, जो जैसे कि सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, डरवाने के लिए। आप जरा सोचिए कि एमएलए को मुर्गे की दड़बे की तरफ लेके जाते हैं और एक होटल में रख देते हैं, रिसोर्ट में रख देते हैं, इसलिए कि उसकी नैतिकता कहीं दूषित ना हो जाए। 25 करोड़ या 100 करोड़ मिलेंगे तो नैतिकता। आप जरा सोचिए कि पलट के प्रश्न पूछा जाए कि भाई तुमने किसको टिकट दिया था जिसकी नैतिकता इतनी कमजोर है कि 25 की पेटी देखते देखते टूट जाती है, तो लेकिन उसको रिसोर्ट में रखा जाता है। अब दूसरी पार्टी क्या करती है, अगर वो सत्ता में है तो बड़े इत्मीनान से एक पुराना केस निकालेगी और पुराने केस निकाल के वो उसके ऊपर छापा डाल देगी। यहां तक कि जो होटल का मालिक है उसकी जरूरत कैसे हुई इनको रखने की, इसको लेके इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। कर्नाटक में पड़ा, महाराष्ट्र में पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि ये स्वरूप कई हैं जिसमें कि शिकारी तंत्र जो स्टेट के होते हैं, जिसको कि जब भी जो सत्ता में होता है, वो ये हो, कांग्रेस हो, मुलायम सिंह, आपको याद होगा, ताजुब होगा, मुलायम सिंह के डीए के केस में, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस में, यही सीबीआई 9 बार सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड चेंज की। जैसे ही मुलायम सिंह से समझौता हो जाए तो कहते नहीं साहब, कोई केस नहीं है इनके ऊपर, केस इज नॉट मेड आउट, हमने किया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और कोई केस इनके ऊपर नहीं हो रहा है। उसके 2 दिन बाद आए कि अच्छा साहब हाँ हो गया, अगर कुछ मिल गया है साक्ष्य, अब हम केस खोलना चाहते हैं।
9 जी बार सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि ये सत्ता पक्ष जो होता है, इसके ये शिकारी तंतु भांति भांति का अपना स्वरूप लेते हैं, जिसमें एक है सीबीआई का इस्तेमाल, दूसरा है जी इन्फोर्समेंट डायरेक्ट जो आजकल ज्यादा हो रहा है, और जी तीसरा है कि आप सब देश को बहुत आसान है। आपने देखा कमलनाथ को, जब चुनाव जैसे ही आए, कमलनाथ के भतीजे पे छापा पड़ा। ये जी ब्रह्म ज्ञान पहले नहीं आता था। ये ब्रह्म ज्ञान जैसे ही चुनाव होता है या जैसे ही कोई एक पार्टी की सरकार खतरे में आती है, तो जो ताकतवर होता है, जो केंद्र में बैठा है, या राज्य वाले भी करते हैं, वो ये करने लगता है। तो अगर जी इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मॉरल टर्पिट्यूड का इतना घिनौना डांस मैंने किसी भी दुनिया के अन्य प्रजातंत्र में नहीं देखा है। जी उर्मिलेश जी, ये अब कहा जाने लगा है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार तो हमारी ही बनेगी, यानी बीजेपी की ही बनेगी। सरकार अगर नहीं बनी तो हम तोड़ मोड़ कर बना लेंगे, और ये बार बार एक करके एक स्टेट में, मतलब सत्ता का हरण, ये एक ट्रेंड बन गया है। आप उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक वगैरह वगैरह को सबको जोड़ कर देखें तो पिछले 6 साल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण अब इकट्ठे हो गए हैं। ये जो ट्रेंड है, ये कितनी बड़ी चुनौती है हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को। इससे कितना सिंह साहब ने बहुत सारे शिकारी जो भावना है इसके पीछे, वो तो उजागर हो गई है और पहले भी थी, लेकिन ये जो नया ट्रेंड आया है, इसने और कितना इसको घातक बना दिया है, इस पर रोशनी डालिए। देखिए, जो सीबीआई या ईडी के इस्तेमाल का प्रश्न है, वो ये बात सही है कि ये बहुत पहले से होता रहा है और कांग्रेस रिजीम्स जो थी उन्होंने भी किया। लेकिन आज का जो दौर है वो ऐसा लगता है कि वो क्लाइमेक्स पर एक क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया गया है। एक बहुत ही घिनौने और बहुत ही भोथरे रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि घिनौना पहले नहीं था, लेकिन ये शायद बहुत ऊपर पहुंच गया है। एक ऐसी जगह पहुंच गया है कि आप इसको पूरा विद्रूप और हास्यास्पद ये बन गया है। इसकी वजह मुकेश जी ये है कि हमारे समाज में ये घिनौनापन, हमारे समाज में ही जनतंत्र का निषेध है, या हमारे जनतंत्र की जो पूरी संरचना है, पूरा जो ढांचा है, पूरी जो एक यूं कहा जाए कि मनोभाव लोगों के हैं, वो बुनियादी तौर पर इसी तरह के एक दूसरे के प्रति कलुष से भरे हुए हैं। एक तरह से विघ्न संतोषी हैं, जिसको अंग्रेजी में सैडिज्म से भरा कहा जाता है। तो ये जो विघ्न संतोषी दिमाग जो समाजों में मिलता है, गांव कस्बे शहर में मिलता है, आपने गांव में देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको हम जाने नहीं देंगे, या ऐसी दीवार बनाते हैं कि इसको गली ही ना इसको मिले जाने की, हम इसको परेशान कर देंगे। जहां इसका गांव में हमने ये भी देखा है कि जहां उसका दरवाजा होगा वहां वो अपनी कोई पशु कोई बांध देगा गांव में, और उसको लेकर झगड़े होते रहेंगे। तो ये जो गांव का ट्रेंड है, या कस्बे का ट्रेंड है, या छोटे मोहल्ले का ट्रेंड है, वो हमारे समाज में रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, और इसके कारण में एक बड़ा कारण हमारी उर्मिलेश जी, इसको विघ्न संतोष पर माने, ये सत्ता की हवस है, सत्ता की वासना है, वर्चस्व की राजनीति है, जिसमें किसी को अपने सामने हम टिकने नहीं देंगे और उसके लिए हर अच्छा बुरा रास्ता अपनाएंगे। जो लोकतांत्रिक ढांचे में हमारे पास साधन है राजनीति के, और जिसमें आप अपने विपक्ष को शिकस्त देते हैं, उनसे इतर ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल करना एक दूसरी बात हो जाती है। देखिए मुकेश जी, मैं वहीं आ रहा था जहां आप पूछ रहे हैं सवाल। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ले रहा था कि शुरू के दिनों में हमारे देश का जो नेतृत्व था, आजादी की लड़ाई से निकला हुआ नेतृत्व था, तो वो यूरोप से, अमेरिका से, दुनिया के तमाम सिविलाइजेशनल जो चेंजेस हुए दुनिया भर में, नए नए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज सामने आए, उनसे वो प्रभावित था, इससे इंस्पायर्ड था। तो उसने एक पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था में एक अगड़ी व्यवस्था का लोकतांत्रिक ढांचा उसने खड़ा किया संविधान के तहत, और जब तक वो मौजूद रहा नेतृत्व, काफी वर्षों तक आजादी से निकला हुआ, आजादी की लड़ाई से निकला हुआ, कोशिश किया कि उसको मेंटेन किया जाए। जैसे जैसे वो नेतृत्व छीजता गया और नई जनरेशन आती गई, वैसे वैसे आप देखते हैं कि पतन जो है साफ साफ दिखाई देता है। चाहे सरकार इधर की रही हो, चाहे उधर की रही हो, जो मौजूदा जो हालात हैं उसमें ये जो मैंने जैसे पहले कहा कि ये विद्रूप एक रूप धारण कर लिया है, बहुत घिनौना रूप धारण कर लिया है, और संवैधानिक जो ढांचा है उसके प्रति एक कंटेम्प्ट है। एक ऐसा लगता है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति कोई, जैसे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि
उन मूल्यों को विकसित करने में, बनाने में कोई योगदान भी इनका नहीं है, तो ऐसे में इनके आदर्श वो नहीं हो सकते जो, क्योंकि वो तो ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी भूमि का एक उपजा हुआ पौधा नहीं है, ये तो बाहर से आया है, वो कोई भी ये कह सकता है। तो हमारा ये कहना है कि आज जो कुछ आप देख रहे हैं वो एक पतनोन्मुख ढंग की जो सोच है उसका क्लाइमेक्स है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है, जो पहले हो रहा था उससे बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि जो लोग इस समय सत्ता में हैं उनका सोच, उनका दिमाग बिल्कुल अलग है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारी लोकतांत्रिक आस्था रही है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एनके सिंह जी, आपसे सवाल है कि इसके खतरे क्या हैं? एक तो जनमत की सरासर अवहेलना कि हमने किसी को चुनकर भेजा है और वो उस सत्ता में नहीं रहेगा साल 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि इस तरह से तोड़-फोड़ होगी, खरीद फरोख्त होगी और दूसरी सरकार बन जाएगी। तो जनमत का अपमान, जनमत की अवहेलना, एक ये नई चीज इसमें और जुड़ती गई है। और जाहिर है कि जनमत को आप अनदेखी करते हैं तो इसका मतलब है कि संविधान भी बेमानी हो जाता है, पूरी व्यवस्था की चौपट हो जाती है। मुकेश जी, जनमत का बलात्कार आपको याद होगा, सबसे बड़ा जो हुआ था वो इलेक्टोरल वर्डिक्ट को लेके हुआ था। बिहार में 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, जान की प्यासी होके लड़ी, और जब चुनाव हो गया तो कुछ दिन सरकार चली, लेकिन जो खिलाफ लड़ी थी यानी बीजेपी और नीतीश कुमार ने जिसके साथ चुनाव लड़े थे, जिसके वजह से इलेक्टोरल वर्डिक्ट मिला था, उस पार्टी को छोड़ के जिसके खिलाफ लड़े थे और प्राण पर जबरदस्त लड़ाई की थी, उसी के साथ इस समय सरकार में है। तो आप किसको कहेंगे? ये आपने इस समय जो बिहार की गवर्नमेंट है, अगर जनमत का कहीं क्लियर रेप हुआ है और सामूहिक बलात्कार हुआ है तो वो बिहार में हुआ है। तो ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। आप जानते प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, आप जानते हैं इस देश में पिछले 70 साल में 119 बार प्रेसिडेंट रूल लगे हैं, जिसमें 64 बार अनवांटेड, अननेसेसरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए गए। इसके बारे में एक बड़ा अच्छा कहावत है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है, डेमोक्रेसी इज ए पैथेटिक बिलीफ इन कलेक्टिव विजडम ऑफ इंडिविजुअल इग्नोरेंस। प्रजातंत्र जो व्यक्तिगत अज्ञानता है उसके सामूहिक विवेक में भरोसा रखना ही जो डेमोक्रेसी है। तो जो उर्मिलेश जी कह रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है। जब आप शहाबुद्दीन को चुनेंगे, जब आप क्रिमिनल को चुनेंगे, वक्त कम है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि दर्शकों को ये पता चले कि जो कुछ भी हो रहा है उसके क्या नतीजे हमको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या असर क्या पड़ेगा? नहीं, इसका असर ये है कि प्रजातंत्र पे हमारा भरोसा लगातार खत्म होता जा रहा है। आज स्थिति ये है कि हम वोट तो जा डालने जाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इसका कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रस्ट, और इसको एक बड़ा अच्छा रॉबर्ट पुट्टम ने इसको बताया है, डिप्लीशन ऑफ सोशल कैपिटल। आपका जो भरोसा है सामाजिक इंस्टीट्यूशन में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, फैमिली इंस्टीट्यूशन में, सोशल इंस्टीट्यूशन, वो सारी चीजों में भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज हमारा यूथ या हम सब सड़क पे निकलते हैं तो ये भरोसा नहीं रहता कि हम महफूज रहेंगे। ये भरोसा नहीं रहता कि वो जो पुलिस वाला खड़ा है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा या किसी अपराधी को इशारा करेगा कि निकल आए हैं, इनका जेब काट दो। तो डिस्ट्रस्ट जो ये सिस्टम में है वो इतना प्रेवलेंट हो गया। और आप ताजुब करेंगे, अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के केस में कहा ये सिस्टम खराब हो गया है। अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट से कि भाई तुम भी तो उसी के पार्ट हो, तो तुमने उसको क्यों नहीं ठीक किया? आर्टिकल 142 में तुम्हें निर्बाध शक्तियां दी गई हैं, तो तुम्हें ठीक कर देते। अगर विकास दुबे को सजा मिल जाती तो आज ये दिक्कत नहीं थी। तो सिस्टम में हर जो है वो इसको बलात्कार ही कर रहा है, और मुझे एक संस्था नहीं नजर आती है जो कि इसको संभालने के लिए खड़ी हुई है। अच्छा है कि आपने ये प्रोग्राम किया, कम से कम जनता समझे, उनकी गुणवत्ता, सामूहिक चेतना की गुणवत्ता बेहतर हो, उनकी समझ अज्ञानता से वो हटे हैं, तब जाके ये डेमोक्रेसी की क्वालिटी बदलेगी। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम फ्यूचर में भी करते रहे हम लोग, ताकि जनता की जो करेंगे सब बदले। जी उर्मिलेश जी,
अभी सिंह साहब ने कहा कि पूरा जो विश्वास है आपका इस पूरी व्यवस्था में वो ढह रहा है। एक एक करके हमने देखा कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग जुडिशरी, इन सब में हमारा विश्वास कम होता गया है, ढहता गया है। और अब एक जो ये चीज बची थी कि एक चुनाव है जिससे आप अपनी हिसाब से कैंडिडेट चुन सकते हैं, हालांकि उसमें भी तमाम तरह के हैं, लेकिन फिर भी कहीं ये राहत की बात होती थी कि हमने सरकार चुनी है, हमने अपना नेता चुना है। अब वो भी ये इंस्टीट्यूशन भी खत्म होने जा रहा है क्योंकि इस तरह की राजनीति अब इसमें प्रवेश कर गई है। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ 100%, इसमें कोई असहमति की बात ही नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा इसमें यही जोड़ूंगा कि मैं जैसे पहले जो कह रहा था कि भाई हमारी जो समाज व्यवस्था है उसमें जमीनी स्तर पर जनतंत्र नहीं रहा है, और जनतंत्र को कायम रखने के लिए जरूरी था कि हम फ्यूडल जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ते, और तोड़ने के बाद उसको डेमोक्रेटाइज करते, लोगों को सेंसिटाइज करते, और जैसे दुनिया के यूरोपीय मुल्कों में खासकर जैसे हुआ था, आप जानते हैं सब कुछ। लेकिन हमने बहुत कम प्रदेशों में ऐसा किया। हमने ले देकर 3-4 प्रदेशों में किया, जो देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रदेश हैं। वहां पर सामंती संरचना केवल दिमागी स्तर पर नहीं, आर्थिक स्तर पर बरकरार रही, जमीनी स्तर पर बरकरार रही, वर्ण के स्तर पर बरकरार रही। तो उसका नतीजा हुआ मुकेश जी कि हम जिस जनतंत्र पर आज रो रहे हैं उसका ही वो प्रतिफल है। आप ये कह रहे हैं कि हमारी लोकतांत्रिक ट्रेनिंग ही नहीं हुई, हमारा लोकतांत्रिक प्रशिक्षण ही नहीं हुआ, इसलिए हम लोकतंत्र को सहेजने की स्थिति में ही नहीं। दरअसल हमने कागज पर लोकतंत्र एक बढ़िया बनाया था। देखिए, हम बिल्कुल बहुत साफ ढंग से इस बारे में सोचते हैं और थोड़ा डिफरेंट ढंग से सोचते हैं बहुत सारे मित्रों से, कि हमने एक अच्छा संविधान बनाया था कि इसके अनुसार हम लोकतंत्र को लागू करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जब पहली बार लोकतंत्र में संविधान के तहत लैंड रिफॉर्म्स लागू किया था जम्मू कश्मीर में सबसे पहला, तो वहां की सरकार चली गई थी। दूसरी बार जब लागू किया केरला ने, तो वहां की सरकार चली गई। ये सब कांग्रेस रिजिम में हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि ये हम सब देख चुके हैं। आज जो हो रहा है, बार बार मैं कहता हूं कि इसका ये क्लाइमेक्स है। अम्बेडकर ने उस वक्त भी कहा था, जब तक सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर आप जो गैर बराबरी है खत्म नहीं करते लोगों की, तब तक डेमोक्रेसी को खूबसूरत नहीं बना पाएंगे, और डेमोक्रेसी हमेशा चैलेंज की जाती रहेगी। आज सीबीआई ईडी का जो डंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है प्रतिपक्ष पर, प्रतिपक्ष को ये सोचना चाहिए और सभी दलों को सोचना चाहिए कि जब वो प्रतिपक्ष में होंगे, आज की सत्ताधारी जो ताकतें हैं, तो हो सकता है कि ये जो आज विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी ऐसा ही करें। तो हमारा ये अंत में बिल्कुल कहना है, क्योंकि आपके पास समय कम है, कि जब तक आप लोगों को वाकई डेमोक्रेटिक बनने के लिए जमीन नहीं उपलब्ध कराते, गैर बराबरी नहीं खत्म करते, आप पढ़ाई लिखाई क्या हो रही है, लोगों के दिमागों में क्या कूड़ा भरा जा रहा है, आप लोग इस समय महामारी में बेतरह बेहाल हैं, परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, मरने के लिए ऐसा लगता है कि मरने के कगार पर लोग खड़े हैं, लग रहा है कि इंतजार कर रहे हैं लोग, और आप क्या दे रहे हैं उनको? क्या आपकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, किस तरह के झुनझुने उनके हाथों में थमा रहे हैं? आप सोचिए, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है। एक करुणा की बात की जाती थी, लोगों ने कहा कि इस समय करुणा आनी चाहिए, लोगों में एक सद्भाव आना चाहिए, सौहार्द रहना चाहिए। लोग मारे जा रहे हैं। अभी बगल में आपके एक पत्रकार को गोली मार दी गई सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी भांजी के बचाव में कुछ बातें कही थी, पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो लोकल लेवल पर पूरी की पूरी जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा समाज है, वो ऐसे ही तंत्र को, ऐसे ही राजनीतिक तंत्र को एक तरह से खुराक दे रहा है। तो कुल मिलाकर दो चीजें इस बातचीत से उभर के आई हैं कि एक तो इस तरह की जो लगातार प्रवृत्ति हमारे राजनीति में बढ़ रही है, उससे लोगों का विश्वास निरंतर कम हो रहा है, और दूसरा चूंकि हमारे समाज में लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा ही नहीं, एक हम सामंती ढांचे में ही अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और मुकेश जी एक बात जरूर मैं कहूंगा एक लाइन में, कि ऐसे में जो ऊपर का ढांचा होता है, ऊपर के जो लोग होते हैं शीर्ष पदों पर, उनका इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट अगर मेजर इंटरवेंशन करता इस पूरी स्थिति को संभालने में, तो शायद हम रास्ते पर आने के लिए मजबूर किए जाते, जो वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा मुझे लगता है।
नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से निकले जजेस ने भी कहा है कि सरकारी दबाव है, तमाम तरह की चीजें हमारे सामने आती रही हैं, सीधे सीधे आरोप भी लगाए गए हैं। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही नीचे गिरा है जितनी हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो भी गिरे हैं। एक अंत में बिल्कुल 1 मिनट का मैं आपसे एनके सिंह जी जवाब चाहता हूँ। उर्मिलेश जी ने कहा कि ये क्लाइमेक्स है। क्या ये क्लाइमेक्स है कि अभी हम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी और गिरावट हमें देखनी है, और हमें अभी तो राजनीतिक स्तर पर ये कहें कि कत्लेआम चल रहा है, लेकिन ये कहना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हिंसा है वो और बाहर निकल कर आएगी खून खराबे के रूप में। नहीं, हिंसा वाली स्थिति तो बढ़ रही है, इसमें लगातार बढ़ रही है, विद्वेष बढ़ रहा है, समाज में एक अजीब सा टकराव हो गया है। या तो आप उस साइड में हैं या इस साइड में हैं, बीच में आप नहीं हो सकते। ये कोई मान ही नहीं रहा है कि हम बीच वाले हैं और हम स्ट्रेट बोलते हैं। ये एक अजीब सी समस्या हो गई है। लेकिन एक चीज है कि गुणवत्ता ये तभी बढ़ेगी डेमोक्रेसी की। आप देखिए, झारखंड में हर तीसरे दिन एक पागल महिला को ईंटे से मार दिया जाता है, ये कह के गांव वाले मारते हैं कि पूरे गांव को खा जाएगी, डायन है। जिन हाथों से वो ईंटें चलते हैं, उस महिला को, जो बेचारी साइकेट्रिक पेशेंट है, जिसको इलाज की जरूरत है, उसको जब वो मारते हैं, वही हाथ फिर बैलेट बॉक्स से हमारे एमपी को चुनते हैं, जो कि हमारा प्रधानमंत्री बनाता है, देश की 2 करोड़ की जीडीपी के देश को चलाता है, 30 करोड़ के बजट को चलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल इग्नोरेंस को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। एक तरफ शिक्षा हो रही है, लेकिन क्या वो शिक्षा वाकई ऐसी है कि वो जाति से अलग हटे, वो समुदाय संप्रदाय से अलग हटे? तो मेरे ख्याल से एक एजुकेशन और फिर वैल्यू एजुकेशन, जो माँ की गोद में मिला करता था पहले, आजकल नहीं मिल रहा है, उसकी जरूरत है, ताकि इंडिविजुअल जब आए समाज में तो उसके पास कुछ वैल्यूज हों। जब तक ये वैल्यू हम इनकलकेट नहीं करेंगे, और वो माँ की गोद और प्राइमरी स्कूल का टीचर देता था, जो दोनों आजकल गायब हैं, तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू एजुकेशन जब तक इनकलकेट नहीं होगा, भारतीय समाज में डर लगेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, वैल्यू एजुकेशन की भी जरूरत है। हमें सामाजिक आर्थिक ढांचे में भारी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उसमें भी कुछ वर्गों, कुछ जातियों, कुछ धर्मों का जो वर्चस्व है, जब तक वो बना रहेगा तब तक ये बेड़ियां टूटेंगी नहीं। और हमारे सोच में जो जिस तरह के बदलाव की जरूरत है, लोकतांत्रिक बदलाव की जरूरत है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, एनके सिंह जी, आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों इस चर्चा से कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि हमारे तंत्र में आखिरकार क्या बुराइयां पनप रही हैं, और उस नतीजे हमें आगे चलकर भुगतने पड़ सकते हैं, और हमारी जिम्मेदारी क्या है इस परिस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप दर्शकों का भी शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।